Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. Good morning. Good morning, sir. Yeah, good morning. So, today we will discuss about the graphical method to solve the linear programming (LPP). And today we will cover two methods: simplex method as well as duality method. So, this method is in form of the tabular, and in this method, basically there are two steps. First one is the express this total programming, problems, linear programming problems in standard form. So how to write the in standard form? This is your first concept. And second concept, express this total problem in a tabular form and find its solution. So how to write in a standard form and how to make a table related to this problem, we will discuss in this question. Okay, so let's see this first example related to simplex method. So first of all, write in the given problem in the standard form. So how to write this problem in standard form? Let's see. Okay, so first of all, introduce some extra variable that is called as the stack variable. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो इक्वेशन दिख रहा है सब्जेक्ट टू, these are called as a constant, यहाँ से यहाँ तक लिखा है these are called as a constant. So constant में हम लोग एक्स्ट्रा स्टैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐड करेंगे. सो अपने पास टोटल कितने इक्वेशन है? सो देयर आर टू कांस्टेंट, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो हम लोग को टू स्टैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि टू स्टैक वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है. तो कैसे लिखते हैं देखो, पहले तो x1 प्लस x2 और इसके अंदर एक आप स्टैक वेरिएबल यूज करेंगे, दैट इज s1, एंड दिस इज इक्वल टू 4. तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. बिकॉज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड. इफ यू वांट टू इक्वल बिटवीन LHS एंड RHS, तो आप LHS और RHS को इक्वल करना चाहते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज द लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड एज पर आवर इक्वेशन. तो लेफ्ट साइड में कुछ अगर आप ऐड कर देते हैं, सो दैट इज इक्वल टू RHS. बिकॉज सपोज दैट 2 इज लेस देन 3, अगर आप इसको इक्वल लिखना चाहते हैं तो 2 इक्वल टू 3 तो नहीं लिख सकते, उसमें आप 1 ऐड करना पड़ेगा. तो ये जो 1 ऐड कर रहे हैं सो दैट कि वो इक्वल टू 3 हो जाए, तो उसी तरीके से हम लोग S1 ऐड करें सो दैट कि वो लेफ्ट हैंड साइड जो x1 प्लस x2 है, दैट इज द लेस देन 4, तो उसको आपको इक्वल करना है, इक्वल टू 4 करना है, तो यू हैव टू ऐड सम स्टैक वेरिएबल दैट इज S1. And same for the next equation. The next equation में x1 minus x2, and once again add the another stack variable s2, and that is equal to 2. And first जो maximize वाला equation लिखा है, so maximize, पहली बात की क्वेश्चन में maximize ही होना चाहिए. अगर minimize है तो you have to convert in the maximize and then further solve this question. Okay, so अभी हम लोग maximize वाला क्वेश्चन लिए हैं, कुछ एक दो एग्जांपल के बाद हम लोग minimize वाला क्वेश्चन लेंगे. मिनिमाइज में आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मैक्सिमाइज बाय मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन एंड देन सॉल्व फर्दर एज पर दिस क्वेश्चन. ओके, सो ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज है तो इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. जैसा कि मैं आपको बोला, मिनिमाइज रहेगा देन यू हैव टू कन्वर्ट इन मैक्सिमाइज. सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जितने भी लेफ्ट साइड की क्वांटिटी है राइट साइड का उसको लेफ्ट में लेके आ जाओ. सो दैट इज xz माइनस 3x1 प्लस नहीं माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस 2x2 and this is equal to 0. So ये जो आपका ये कन्वर्जन हम लोगों ने किया है क्वेश्चन के साथ, तो this is called as the standard form. Any doubt? सब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया रहेगा? Yes, sir. ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, सो दैट आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एंड देन बाद में उसको सॉल्व भी करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं. सो देयर आर 3 कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन. इसके अंदर 3 कांस्टेंट है. ये जो कंडीशन है वो ऑलवेज क्वेश्चन में दिया रहता है, बिकॉज
ऑलवेज x1 एंड x2 पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, उसके लिए चैप्टर। तो डायरेक्टली बोलो, पहले कांस्टेंट के साथ स्टैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज द 3x1 plus 2x2 and plus s1 equal to 80। उसको आपको समझना रहेगा। एंड सेकेंड इक्वेशन x1 plus s2, someone is disturbing the class, please mute yourself with this। So now write second equation, x1 is less than 4, so you have to introduce second stack variable, that is s2, and that is equal to 4. And for third equation, that is x2 plus s3, this is equal to 6. And expression of z can be written as z minus 3x1 minus 2x2, this is equal to 0. So hope so कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ रहा होगा। ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो अभी आप लोग बताएंगे, तो z से स्टार्ट करो। z माइनस, यस टेल मी, 100 x1 minus 50 x2 minus 50 x3, this is equal to 0. This is your first equation. Now second one, that is 4x1 plus 3x2 plus 2x3 plus stack variable, this is equal to 10. Understood? Okay, so tell me the another equation. 3x1 8x2 plus x3 plus, क्या लिखूं यहाँ पे, plus S2. that is another stack variable, this is equal to 8. And similarly you can write third one, that is 4x1 plus 2x2 plus x3 plus third stack variable, and this is equal to 6. So this is your standard form. Hope so आपको ये समझ में आ रहेगा। Now next question. Yes, question number 4. So first of all, write in the standard form. Yes, tell me, z minus 3x1 minus 2x2 minus 5x3, this is equal to 0. And x1 plus 2x2 plus x3 plus s1 430. Another equation, आप भी प्रॉपरली देखो, कुछ मिस्टेक लिखता हूं तो बताना मुझे। दैट इज x1 प्लस 2x2 प्लस s2, सॉरी x3 है, दैट इज इक्वल टू 460, एंड x1 प्लस 4x2 प्लस s3, दिस इज इक्वल टू 420। परफेक्ट लिखा है? कहीं कुछ डाउट है आप लोगों को? कोई करेक्शन? नो सर। Okay. No, sir. Let's see another example. Yes. So in this question यहाँ पे minimize लिखा हुआ है. So first of all convert into maximize. तो maximize मैंने एक नया वेरिएबल लिया, that is z dash। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने जो इक्वेशन है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके जो मिनिमाइज था उसको मैक्सिमाइज कर दिया, और इस तरह से आपका ये इक्वेशन। इसमें एक और इक्वेशन है जिसमें ग्रेटर देन का साइन दिया है, तो कभी भी ग्रेटर देन का अगर साइन दिया है तो हैव टू कन्वर्ट इन लेस देन। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर कोई इनक्लूडिटी ऐसा कुछ लिखा है ग्रेटर देन बी, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस लेस देन इक्वल टू माइनस बी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर का लेस, लेस का ग्रेटर हो जाता है अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लेस देन है, ये भी लेस देन है, बट ये ग्रेटर देन है, तो उसको हम लोगों ने लेस देन में कन्वर्ट कर लिया। ये कंसेप्ट जो लेस देन और ग्रेटर देन का है वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज से लेना देना नहीं है, ठीक है। मिनिमाइज है तो उसके लिए हमने यहाँ मैक्सिमाइज किया, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, एंड ये ग्रेटर देन का नोटेशन है तो उसको लेस देन में कन्वर्ट किया, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। ओके, ऐसा नहीं कि मिनिमाइज वाले सम में ही इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, ये मैक्सिमाइज वाले प्रॉब्लम में भी ग्रेटर देन का एक साइन हो सकता था, तो वहां पे हम लोग लेस देन में कन्वर्ट कर लेंगे बाई मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन। अंडरस्टूड? तो ये यहाँ पे दो चीजें आपको सीखने को मिला। सो टेल मी द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो z डैश प्लस x1 minus 3x2 plus 3x3, and first 3x1 minus x2 plus 2x3 plus s1, this is equal to 7।
ये हमने पहला इक्वेशन लिख दिया। नेक्स्ट वाला बोलो। सो इसको लेकिन लेस देन में कन्वर्ट करने के बाद जो आया है यानी कि दिस वन यूज करेंगे। सो -2x1 -4x2 प्लस s2 एंड दिस इज इक्वल टू 12। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन में -12 है या +12? ठीक है, क्वेश्चन में -12 है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेते वक्त मैंने माइनस लिया है, दैट मीन्स क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था, -12 है, देन आपने कन्वर्ट किया, सो दैट विल बी +12। अंडरस्टूड? एंड थर्ड इक्वेशन, दैट इज -4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस s3, that is third stack variable and equal to 10। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट मेथड दिया है, दैट इज द ड्यूलिटी मेथड। तो इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में चेंज करते हैं, पहले वाला सिंप्लेक्स मेथड था, इसमें आपको ड्यूलिटी मेथड इज टोटली डिफरेंट मेथड। अभी इसका सिंप्लेक्स मेथड से फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। देखो, पूरा चैप्टर तो टेबुलर फॉर्म में सॉल्व होने वाला है और सबका टेबल एक जैसा ही बनेगा, चाहे वो मेथड सिंप्लेक्स मेथड हो, चाहे ड्यूलिटी मेथड या ड्यूअल सिंप्लेक्स या बीगैन, सबको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और बाद में टेबल को ऑपरेट करना है। तो ऑपरेट करने का जो टेक्निक है वो 90% सब हर एक मेथड के लिए इक्वल है। कुछ मेथड्स में थोड़े से स्लाइटली चेंज होता है, बट जो बेसिक कंसेप्ट है वो 90% थ्रू आउट पूरे चैप्टर में सेम। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है, और टेबल में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो थ्रू आउट कोई भी मेथड हो, आई मीन ड्यूअल सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स, ड्यूलिटी, सब में वो कॉमन मेथड्स रहता है। थोड़ा बहुत एक दो लाइन उसमें कंसेप्ट में चेंज होता है। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन है, तो इसको ड्यूलिटी मेथड से करना है, यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन को ही चेंज कर देना है, इसका ड्यूअल फॉर्म बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो नए वेरिएबल्स लॉन्च करना है। अभी यहाँ पे x1 x2 x3 है, तो उसके रिप्लेस में हम लोग y1 y2 y3 इंट्रोड्यूस करेंगे और z की जगह w। ठीक है, और इस तरह से जो क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है वो मिनिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंप्लेक्स मेथड में मैंने क्या बताया कि वहां पे ऑलवेज क्वेश्चन मैक्सिमाइज में ही होना चाहिए, एंड अगर मैक्सिमाइज में नहीं है तो आप उसको मिनिमाइज में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। ओके, दिस इज द न्यू मेथड, दिस इज कॉल्ड एज द ड्यूलिटी। इसमें अगर मैक्सिमाइज दिया है देन यू हैव टू कन्वर्ट इन मिनिमाइज ऑलवेज, एंड हाउ टू कन्वर्ट इज मिनिमाइज, लेट्स सी। ओके, और उसके लिए हम लोग नए वेरिएबल्स लॉन्च करेंगे, आई मीन x1 की जगह पे y1, x2 की जगह, मतलब x1 x2 x3 को रिप्लेस कर देंगे, y1 y2 y3, मतलब कुछ नए वेरिएबल लॉन्च करना है, एंड देन आपका एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर उस क्वेश्चन में वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म प्रीवियस मेथड जैसा ही लिखना है, एंड देन लास्ट में उसका टेबल बनाने का टेक्निक भी प्रीवियस मेथड जैसा ही रहेगा। तो टेबल बनाना अभी तो मैंने सिखाया नहीं, लेकिन आप ये भी क्वेश्चन भी मैंने सामने लिया हो, तो इसको भी पहले ड्यूअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन द ड्यूअल फॉर्म एंड देन राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस ड्यूअलिटी मेथड में एक स्टेप और ऐड हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन को ड्यूअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड आफ्टर दैट कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड आफ्टर दैट राइट इन द टेबुलर फॉर्म एंड प्रोसीड फर्दर। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे हम लोग पहले इसको ड्यूअल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, नए वेरिएबल्स y1 y2 y3 लिखना है। W का इक्वेशन क्या होगा इसके बारे में हम लोग बाद में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पहले आप ये जो कांस्टेंट के इक्वेशन है उसको कैसे लिखते हैं वो देखो। तो आपको क्या करना है, ये जो ट्रू और टोटल कितने इक्वेशन है आपके सामने, तो फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कांस्टेंट एंड थर्ड। ये तो कंडीशन एवरी क्वेश्चन में दिया रहता है, बिकॉज x1 x2 x3 व्हाटएवर जो भी है ऑल क्वांटिटीज आर पॉजिटिव। ओके, तो ये देयर आर थ्री कांस्टेंट। आपको यहाँ पे कैसे नए इक्वेशन को डिजाइन करना है एकदम अच्छे से देखना। आप ये तीन इक्वेशन जो लिखा है, इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, ये थर्ड 1 2 3 इक्वेशन में जो x1 का कोएफिशिएंट है वो मुझे अब बताओ, हर एक इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x1। यस, टेल मी इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x1 इन फर्स्ट इक्वेशन। 2, sir. 2, 2, sir. so that is 2y1. What is the coefficient of x1 in second equation? 2, sir. 1. 3, 1, sir. 1. So 1 y2.
And what is the coefficient of x1 in third 1. equation? Once again 1, that is 1. 1y3. एंड यहाँ पे लेस देन का सिंबल है तो उसके रिप्लेस में हम लोग ग्रेटर देन का सिंबल लिखेंगे, राइट? अब इक्वल टू में क्या लिखना है? once again coefficient of x1 but in this expression. तो इसमें x1 का coefficient क्या है? That is 2. Understood? Any doubt? सर रिपीट करना लास्ट वाला Yes. पार्ट। आपको क्या करना है कि टोटल x1 के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन में x1 के कोएफिशिएंट क्या है, उन कोएफिशिएंट के साथ न्यू वेरिएबल y1 y2 y3 लिख देना है। तो फर्स्ट वाले में आप देख रहे हो कि 2 है, सेकंड वाले में यहाँ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 पकड़ के चलेंगे, यहाँ भी कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 पकड़ के चलेंगे। देयरफॉर 2 y1 1 y2 एंड y3 एंड लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x1 ऑफ z दैट इज 2। और यहाँ पे सारे इक्वेशंस में लेस देन लिखा है, तो आपको यहाँ पे ड्यूअल फॉर्म में ग्रेटर देन करना है, मतलब उसका पूरा अपोजिट ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, मैक्सिमाइज का मिनिमाइज, लेस देन का ग्रेटर देन। ठीक है, सो होप सो कि ये पहला इक्वेशन समझा रहेगा। देन सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। तो जैसे आप लोगों ने x1 के कोएफिशिएंट को यहाँ पे नोट डाउन किया, नेक्स्ट में आपको x2 के कोएफिशिएंट को नोट डाउन करना है। सो टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ x2 from first equation, second equation as well as third equation. Yes, tell me. What is the coefficient of x2 in first equation? Minus Minus. So Minus minus y1 plus y2 and in third equation x2 absent है तो उसका coefficient हम लोग 0 ले लेंगे, यानी कि 0 y3 greater than equal to coefficient of x2 in z expression, that will be 1. Understood? Yes, sir. Okay, now write the expression of w. तो w में आपको y, अब टोटल कितने वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया हमने, y1 फिर y2 एंड देन y3। तो आप एक w के एक्सप्रेशन में y1 y2 y3 तीनों इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ कोएफिशिएंट क्या लिखना है, तो ये जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, इसके जो राइट साइड में नंबर लिखा है वही नंबर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देना। इज इट क्लियर? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज नॉट अ 30, दिस इज 3। So tell me the coefficient, right side of the first question, right side of the second equation, and right side of the third equation. उनके values बोलो। तो 2, 4 and 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 plus plus. So this is your dual form, मतलब आपने क्वेश्चन को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आगे का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का टेक्निक एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक में आप एक नया स्टैक वेरिएबल ऐड करेंगे, राइट? तो फर्स्ट वन में स्टैक वेरिएबल क्या यूज करना है बताओ? पहले में s1 लिखना है, दूसरे में s2 लिखना है। सो टेल मी द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज 2y1 plus y2 plus y3 plus s1, दिस इज इक्वल टू 2, और यहाँ s1 का वैल्यू निगेटिव है बिकॉज कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इक्वल आएगा, क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने प्लस के साथ लिखा है, लेकिन जो s1 का वैल्यू आएगा वो निगेटिव के साथ आएगा, मतलब कुछ -1 या -3 ऐसे वैल्यूज उसके सॉल्व करके आए। ओके, सेकेंड इक्वेशन में बोलो आपको क्या लिखना है। सो -y1 एंड देन y2 plus 0y3 plus s2, this is equal to 1. Understood? Any doubt? Now tell me the equation of w. So w minus, बोलो, w minus 2y1 plus 4y2 plus 3y3, सॉरी नॉट प्लस, माइनस होगा ना सर? माइनस हो जाएगा। बी केयरफुल, कुछ करेक्शन है तो आप बताओ, नहीं तो फिर आगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, वैसे भी तो स्टार्ट करने से पहले एक बार और स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग चेक करेंगे, बिकॉज कुछ मिस्टेक है तो रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे का पूरा टेबल रॉन्ग हो जाएगा और लास्ट में पता चलेगा कि टेबुलर फॉर्म में ही मिस्टेक हुआ है, तो प्रॉब्लम होगा। आई थिंक सो यहाँ तक समझ में आ रहा है, राइट? तो फर्स्ट स्टेप हर एक क्वेश्चन का समझ गया। ड्यूअल फॉर्म में बस एक नया स्टेप ऐड किया, अदरवाइज बाकी का प्रोसेस सेम है। तो आपने दो मेथड एक ही साथ देख लिया, ठीक है? सर स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार फिर से रिपीट कर दो।
स्टैंडर्ड फॉर्म में करना क्या है आपको, ये जो इक्वेशंस दिए हैं ना, ये जो इक्वेशंस दिए हैं, ये इक्वेशन में आपको S1 S2 ऐड करके सेम टू सेम लिख देना है। तो देखो मैंने उसी इक्वेशन को सेम टू सेम कॉपी कर दिया है, बस ये जो ग्रेटर देन का साइन दिया है उसकी जगह इक्वल लिखना है और आपको S1 और S2 ऐड करना। फर्स्ट वाले में S1, सेकंड वाले में S2, और एक इक्वेशन रहता तो उसमें S3 ऐड कर देते। तो इसी इक्वेशन को तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है। और इस W का एक्सप्रेशन है, उसके सारे लेफ्ट साइड के राइट साइड के क्वांटिटी को लेफ्ट में लेके चले जाएंगे और इक्वल टू 0 लिख देंगे, बिकॉज आपको इक्वल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो ये इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए हर एक पैरामीटर को लेफ्ट में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया। यही काम हम लोग हर एक क्वेश्चन में किए। तो अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन देखा और 6 में हम लोगों ने ऐसे ही किया। अब हम लोग बनाते हैं टेबल। तो हर एक क्वेश्चन का जो टेबल है वो पहला स्टेप फिक्स है। तो मैं हर एक क्वेश्चन का पहला स्टेप फिक्स करके देता हूँ, फिर सेकेंड स्टेप से क्या करना है टेबल में वो हम लोग एक पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन के साथ ऑपरेट करें। तो इस क्वेश्चन में पहले वापस एक बार चेक कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म करेक्ट है क्या, बिकॉज एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म रॉन्ग हो गया तो आगे का सब कुछ मिस्टेक हो जाएगा। तो 3 - 2 करेक्ट है, एंड x1 + x2 + s1, पहले वाले में s1 ऐड किया, दूसरे वाले में s2 ऐड किया, 4 और 2 लिखा, प्रॉपर साइन के साथ लिखा है, एकदम परफेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट लिखना है। तो मुझे ये z1 नहीं है, ये zj है, ठीक है। तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2 इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में x1 x2 का कोएफिशिएंट क्या है, टेल मी। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x1 इन फर्स्ट इक्वेशन? -3. -3. -3. कोएफिशिएंट ऑफ x2 -2. एंड उसमें s1 s2 है क्या किधर, फर्स्ट वाले में नहीं है, नहीं का मतलब 0 एंड राइट साइड इज 0। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब सेकेंड इक्वेशन में आ जाओ, x1 x2 का कोएफिशिएंट बताओ। सो दैट इज 1, दैट इज 1 1 0 एंड 4। नेक्स्ट वन बताओ, 1 - 1 -1, 0 1. 1 एंड 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट टेबल का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया। क्या क्या देखा, x1 x2 s1 s2 यानी कि जितने भी वेरिएबल्स थे वो भी लिखा, जो नए स्टैक वेरिएबल ऐड किया उसको भी हम लोगों ने कॉलम में लिख दिया, फिर राइट हैंड साइड लिखना है और यहाँ क्या रेशियो निकालना है, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। आपको फर्स्ट टेबल में क्या क्या लिखना है क्लियर हो गया। zj 0s1 0s2, ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टेबल में 0s1 और 0s2 ही लिखते हैं, ठीक है। अगर और एक स्टैक वेरिएबल रहता s3 तो उसके नीचे 0s3 भी आता और एक रो बढ़ जाता उसमें, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशंस थे। तो आई थिंक सो ये टेबल का पहला स्टेप आपको समझ गया। तो इसके बाद जो नया टेबल ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, उसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले आप हर एक क्वेश्चन का फर्स्ट टेबल समझ के ले लो कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ पर भी देखो हम लोग को पहले x1 का कोएफिशिएंट बोलो क्या है, पहले तो देख लेते हैं इसका नॉर्मल फॉर्म परफेक्ट है या नहीं, क्रॉस चेक करो, अदरवाइज रॉन्ग हो गया तो प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। 3 और 2 तो -3 - 2 एंड 3x1 + 2x2 + s1 18, x1 + s2 4, x2 प्लस, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, बिकॉज दिस इज द ग्रेटर देन साइन, तो हैव टू कन्वर्ट इन द लेस देन साइन, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो -x2 इज लेस देन -6, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। अंडरस्टूड? तो ये एक मिस्टेक अपने को मिला है क्रॉस चेक करने के बाद, बिकॉज हर एक साइन लेस देन होना चाहिए, तो यहाँ लेस देन है, ये भी लेस देन है, बट ये एकलौता ग्रेटर देन था तो इसको हम लोगों ने लेस देन में कन्वर्ट किया और उसके लिए मैंने बताया कि आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में उसमें थर्ड स्टैक वेरिएबल ऐड किया। तो एक छोटा सा करेक्शन हम लोग को मिल गया सेकेंड राउंड में। एनी डाउट? ओके, नाउ राइट द कोएफिशिएंट। Write the coefficient. एक मिनट, हाँ yes, yes, tell me the coefficient of x1. So that is -3, -2 and the rest of part is 0 0, okay, and RHS is 0. Next one, coefficient of x1 in second one, इसमें बताओ। So that is 3 2 1 0 0 18. Is it clear? Any doubt? No, sir. Now next one, that is 1, and the next two is 0, s1 is 0,
S2 is 1, S3 is 0, right Zero. side is 0. Next third one, so x1 is 0, x2 is -1, x1 is 0, s2 is 0, s3 1 and -6. ठीक है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ 0 s1, 0 s2, 0 s3, ये आपको फर्स्ट टेबल में इतना लिखना है। तो आई थिंक सो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ गया और उसका पहला टेबल में क्या कंटेंट लिखना है वो भी आपको समझ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को क्रॉस चेक कर लो। यस, दैट इज करेक्ट, सारे साइन लेस देन है, तो इसलिए सब s1 s2 s3 आ गया, कहीं कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। नंबर्स चेक कर लेंगे, तो 4 3 2, जस्ट अ सेकेंड, 4 3 2 and 3 8 1, 4 2 1, perfect, 10 8 6, 100 50 50, राइट। पूरा क्रॉस चेक कर लिया हम लोगों ने। अब क्योंकि एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म रॉन्ग हो गया तो आगे के फिर सब गलतियां स्टार्ट इधर से गलती होना शुरू हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। चलो, कोएफिशिएंट ऑफ x1 इन फर्स्ट इक्वेशन, सो दैट इज -100, -50, -50 and rest of part 3 0 0 0, and in next one that is 4 3 2 and 1। आप देखोगे तो पैटर्न बनेगा 4 3 2 3 8 1 and 4 2 1, और यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप नेचुरली लिखो, कोई इशू नहीं। ये समझ में आया? नहीं सर, ये समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके अंदर x1 सर ये 1 0 0 0 1 0 नहीं नहीं नहीं, वो कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा स्मार्ट और थोड़ा अलग तरीके से बताने का कोशिश किया, वो इग्नोर करो। आप इस इक्वेशन में फोकस करो, इसमें कोएफिशिएंट बताओ। x1 का कोएफिशिएंट क्या है? 4 3, कौन सा वाला? फर्स्ट ये वाला, दिस वाला टिक किया। ये तो z minus 100 x1 है बराबर सर, तो -100 -100 -50 -50 और -50 यस, और रेस्ट ऑफ x1 x2 x3 उसमें है क्या? s1 s नहीं है तो उसको 0 0 लिखो। जीरो, राइट साइड में जीरो। चलो अब सेकंड वाले पे कंसंट्रेट करो। x1 का कोएफिशिएंट बोला। 4 हाँ, 3 2 और s1 s1 कुछ नहीं मतलब 1 1 और s2 s3 है ही नहीं, यानी कि 0 0 एंड राइट साइड 10, वही तो लिखा है जो आप बोल रहे हो। ओके। थर्ड वाला बोलो। 3 3 8 1, 1 s1 नहीं है तो 0, वो s2 है तो 1, s3 नहीं है तो 0, राइट साइड में है। ओके समझ गया सर, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट में आते हैं। इस क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म, पहले इसका क्रॉस चेक कर लो, परफेक्ट है क्या? यस, तो -3 -2 -5, 1 2 1 1 2 1 एंड 3 2 460, करेक्ट है। आप भी क्रॉस चेक करो, क्योंकि एक बार रॉन्ग हो गया तो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो अभी कोएफिशिएंट बोलेंगे सब लोग, तो -3 -2 2 -1 5 सॉरी -5 0 0 0 0 1 2 1, फिर 1, फिर 0 0 and then 430, next 3 3 2 0, 1 सर मिस्टेक हो गई, ये 0 है, ये 0 है, और ये आपका मिस्टेक हो गया है, वेट, हाँ, क्योंकि इसमें थर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं ना, नहीं सेकंड लिख रहे हैं हम लोग। x1 का कोएफिशिएंट 3 है, x2 का कोएफिशिएंट 0 है, x3 2 है, s1 0, s2 1, s3 0, राइट साइड 460। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, सो दैट इज 1 4 4 x3 0, s1 0, s2 0, s3 1, right side 420. Understood? yes sir Last question. बोलो।
यस, तो इसको ऑलरेडी हम लोगों ने क्रॉस चेक किया है, तो बोलो माइनस, यहाँ से बोलना है +1 -3 and 3, then 0 0 0 0 0 0 and 3 -1 1 1 2 1 and 0 okay, then -2 -4 x3 0 s1 0 s2 1 0 and 12. Next is a -4, then 3, 8 8 0 0 1, and that 10 is okay. Next one, standard form already convert है, बोलो. So -2 -4 -3 0 0 0. 0 0 Next बोलो 2 1 2 1 1 1 0 0 2, and then -1 1 0 0 1 and लास्ट में 1 ठीक है. तो आई थिंक सो थोड़ा बहुत समझ में आ गया रहेगा आपको. नहीं कोई Yes, डाउट sir. है इसमें? Yes, sir. ठीक है. सो अब नेक्स्ट ऑपरेट करते हैं इसके बाद स्टार्ट से. तो मैंने टोटल 6 क्वेश्चन लिए. हर एक क्वेश्चन का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना सिखाया, एंड देन फिर बाद में उसका फर्स्ट टेबल रेडी कर दिया. अब उसके बाद क्या क्या करना है ये सर, यहाँ से. यस बोला. अरे सर वो वहाँ पे ना मतलब हमने जो माइनस साइन चेंज किए थे ना ग्रेटर देन के साइन के पास, तो वहाँ पे तो माइनस का बोला आपने की वैल्यू तो माइनस में आएगा, इसलिए आपने प्लस साइन दिया है. लेकिन जब टेबल में पुट करेंगे तो साइन तभी भी प्लस में ही वैल्यू हमने पुट किया ना. इधर S1 का वैल्यू तो आया ही नहीं ना. S1 जहाँ का पे value- हमने चेंज किया था ना माइनस कौन साइन सा लेके, क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन थर्ड में थर्ड में देखते हैं जहाँ आपको चेंज किया वही. ग्रेटर देन आया था ना. यस, ये वाला. हाँ, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का जो वैल्यू है ना एस, यहाँ पे S3 का यहाँ पे साइन चेंज होगा ना माइनस. नहीं वो तो स्टैक वेरिएबल हमने ऐड किया है ना. S3 का वैल्यू कल को नेगेटिव पॉजिटिव जो आना रहेगा वो आ जाएगा. अच्छा, तो यहाँ पे टेबल में लेकिन हम प्लस ही लेंगे मतलब. हाँ, टेबल में प्लस. वैल्यू ऑफ S3 क्या है वो डोंट नो ना. S3 का वैल्यू अगर सपोज -2 आता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ माइनस हो जाएगा. ओके आपको ओके स्टार्ट प्लस से ही करना है ऐसा. ओके ओके समझ गए? बिकॉज हाँ वो S3 का वैल्यू क्या है आई डोंट नो. ओके वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होके आएगा. अगर उसको नेगेटिव ही आना है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आना है तो पॉजिटिव आएगा. ओके ठीक है, लेकिन हम लोग स्टार्ट का साइन प्लस लेके चलते हैं. ओके. ओके, तो अब हम लोग आते हैं आगे के टेबल में. इसके आगे अब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, और इसमें कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टेबल में क्या चेंजेस होगा उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं. चलो, तो सबसे पहले CJ लिखना है. CJ लिखने का जो टेक्निक है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझ के लेना है. ये जो 0 S1 दिख रहा है, 0 S1 के बाजू में जो 0 है उस 0 को पूरे रो से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करके तो बोलो क्या आएगा. यहाँ रफली आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ. फर्स्ट रो में मैंने 0 यानी ये 0 S1 लिखा है ना 0, ये 0 से हमने फर्स्ट रो में कंप्लीट मल्टीप्लाई, तो ऑफ कोर्स 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 आएगा. आएगा कि नहीं? ठीक है. फिर ये 0 से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो, इनको भी ऐड करो. क्या 0 आएगा. फिर दोनों को ऐड करो. 0 0 + 0 0 0 + 0 0. तो इसलिए आपका ये वैल्यूज मिलते हैं. बोलो यहाँ तक आपका समझ में आया? सर रिपीट करो. ये 0 जो लिखा है S1 के बाजू में, इस 0 से हमने थ्रू आउट रो में मल्टीप्लाई किया तो हर एक टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि वो 1 भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा ना वो, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई. सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा. फिर बाद में 1 बाई दोनों को ऐड कर लोगे तो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा ये आपका CJ, तो सबके सब 0 ही आने वाले. यस. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं ZJ - CJ. ये कैसे निकालना. तो ये एक नया कंसेप्ट है, बट ये सिंपल है. आपके पास ZJ अवेलेबल है, आपके पास CJ अवेलेबल. ठीक है, दोनों का डिफरेंस बोलो. -3 डिवाइड -0 दैट इज -3. ZJ ऊपर लिखा है सबसे टॉप में, और CJ अभी अभी आपने फाइंड आउट किया. दोनों का डिफरेंस लेके बस लिख देना है.
सो दैट इज -2 0 0। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया? सीजे जो है वो हमेशा ही 0 आएगा ना, फिर अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। नहीं, देखते हैं ना, अभी अभी तो डिसीजन लेके क्या मतलब है, आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। हमेशा 0 आएगा तो ठीक है, फिर रूल बना देंगे कि हमेशा 0 ही लिखना है, फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बट देखते हैं अगर आगे के वाले स्टेप में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन सीजे निकालने का कंसेप्ट तो समझ में आया ना। आंसर क्या आ रहा है डजंट मैटर, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। ये जो इक्वेशन दी है कांस्टेंट, दो इक्वेशन में फिट किया है मैंने, ये दो इक्वेशन में कांस्टेंट को फिक्स किया, ठीक है। तो इसमें आपको रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालना है, उससे पहले आप जो लास्ट में आया है सीजे जेड माइनस सीजे, ये सारे नंबर में मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, तो दिस इज द मोस्ट नेगेटिव नंबर, राइट, मोस्ट नेगेटिव। तो इसके ऊपर का जो कॉलम है ये हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि दिस इज योर, ये आपका कॉलम सेलेक्ट हो गया, राइट। सिर्फ इक्वेशन जो कांस्टेंट की इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन कांस्टेंट वाले है, उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखे हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करना है। बाकी जेड जे थ्रू आउट चेंज नहीं होने वाला है, आगे के क्वेश्चन में भी जेड जे एज इट इज कॉपी होगा। जो भी आपको चेंजेस करना है इक्वेशंस के साथ करना है, यानी ये जो दो इक्वेशंस दिए है कांस्टेंट, इन्हीं के साथ हम लोग को ऑपरेशन करना है, उनके कोएफिशिएंट के साथ ऑपरेशन करना है जो टेबल में लिखा है। जेड जे बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सीजे चेंज हो सकता है, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, और उसके अकॉर्डिंग जेड जे माइनस सीजे चेंज होगा, और ऐसे मोस्ट नेगेटिव नंबर आते रहेंगे। जब लास्ट में जेड जे माइनस सीजे सबके सब पॉजिटिव आ जाएंगे, जैसे अभी यहाँ पे -3 की जगह +3 आ गया रहता, इधर +2 आ जाता, तो वो दैट इज योर लास्ट टेबल, उसके आगे आपको प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना कंसेप्ट, ओके। तो अभी यहाँ तो फिलहाल नेगेटिव आया है, उसमें से मोस्ट नेगेटिव -3 लिया, और -3 के ऊपर जो कांस्टेंट वाले रो थे, यानी कि ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इनके जो करस्पॉन्डिंग यहाँ रो लिखा है उसके मैंने फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव वाला कॉलम सेलेक्ट करना था। अब ये जो सिलेक्टेड कॉलम अभी अभी है, इसी नंबर से आपको ये आरएचएस को डिवाइड करके रेशियो निकालना। तो आरएचएस डिवाइड बाय दिस नंबर, तो आरएचएस में 4 लिखा है, 4 डिवाइड बाय 1, तो व्हाट इज आंसर, दैट इज 4, 4 आएगा, एंड 2 डिवाइड बाय 1, तो आंसर इज 2। ठीक है, ये रेशियो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर नेगेटिव नंबर आता है ये रेशियो तो नॉट डिफाइंड, उसको बोल देंगे कि नॉट डिफाइंड। सपोज दैट इन केस आपका सेकंड वाला कॉलम अगर सेलेक्ट हुआ रहता, तो हम लोग सिर्फ 4 डिवाइड बाय 1 करते हैं, बट 4 डिवाइड बाय -1 नहीं करते, बिकॉज नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना अलाउ नहीं है। वो टाइम पे हम लोग लिख देते दैट इज नॉट अप्लीकेबल। तो फिलहाल यहाँ दोनों अप्लीकेबल है कि बिकॉज 1 and 1 बोथ आर पॉजिटिव नंबर। एंड देन आप देख रहे हो कि अब ये जो नंबर मिला है रेशियो, इसमें से हमारा कंसेप्ट है कि उसमें से जो मिनिमम है वो सेलेक्ट करना है। दो चीजें आपने देखा, पहले तो ZJ माइनस CJ कैलकुलेट किया जिसमें आपने मोस्ट नेगेटिव नंबर सेलेक्ट किया, और उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट हो गया। फिर फर्स्ट कॉलम और RHS के बेस पे हमने एक रेशियो कैलकुलेट किया, और उस रेशियो के बेस पे हमने उसमें से मिनिमम सेलेक्ट किया, और मिनिमम के सामने का जो नंबर है दैट इज ये 1 है जो सिलेक्टेड कॉलम है, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज की एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। तो यही हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टूड। सो इसके आगे टेबल में क्या क्या करना है, पहली बात ZJ x1 x2 उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, वो एज इट इज आपको नोट डाउन कर देना है। तो क्या क्या सेम टू सेम लिखना है वो पहले मैं लिख देता हूँ। तो -3 -2 0 0 ये बिल्कुल चेंज नहीं करना, एज इट इज कॉपी कर दिया। उसके बाद जो की एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है, जो की एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है उसके सामने यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रंट हो गया ये। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्टैक वेरिएबल है दैट इज S2, और इसके ऊपर जो रियल वेरिएबल है दैट इज x1, ये 1 के ऊपर। अगर यहाँ 1 एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है तो इसके साइड में S2 है, और इसके ऊपर जो वेरिएबल है दैट इज x1। तो यहाँ कंसेप्ट ये बोलता है कि आप x1 को S2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आई मीन यहाँ पे x1 एंटर कर जाएगा और S2 यहाँ से लीव कर जाएगा। तो ये अगले स्टेप में करना है, तो मैं अभी कर देता हूँ। यहाँ पे अभी x3 एंटर कर, x1 एंटर कर गया और उसका कोएफिशिएंट के साथ एंटर करेगा, तो उसका कोएफिशिएंट -3 ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ -3 x1 एंटर कर गया और H2 यहाँ से लीव कर गया, और जो पहला वाला है वो एज इट इज कॉपी होगा क्योंकि वहां कुछ इंटर लीव का लफड़ा नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीजें कर ली।
तो आई थिंक सो आपको समझ गया रहेगा कि इस बार सीजे बदल जाएगा, बिकॉज सीजे में अभी x1 के सामने -3 नंबर आ गया, तो सीजे बदल जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक सो आपको कंफर्टेबल हुआ रहेगा। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले आपको सर ये रिपीट करो ना तो। आप पहले ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से आपको मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट करना है। मोस्ट नेगेटिव नंबर के ऊपर का कॉलम सेलेक्ट करना है। वो कॉलम के दोनों नंबर, 2 या 3, उस कॉलम में जितने भी नंबर है वो सारे नंबर से आपको RHS को 1 by 1 डिवाइड करना है। डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना है कि नेगेटिव अगर आ गया इस सेलेक्टेड कॉलम में, तो नेगेटिव नंबर वाले के सामने नॉट अप्लीकेबल रेशियो के वाले कॉलम में लिखना है। रेशियो उसका पॉसिबल नहीं होगा, बट यहाँ पे आप जो सेलेक्ट मैंने किया है, हाईलाइट जो किया है 1 and 1, तो उन दोनों से हम लोग डिवाइड किया तो आंसर आया 4 and 2। इन दोनों का मिनिमम जो है वो सेलेक्ट किया, और मिनिमम के अकॉर्डिंग आपका नीचे वाला जो 1 है वो आपका की एलिमेंट हो गया, जैसा कि मैंने बताया। फिर की एलिमेंट के सामने जो स्टैक वेरिएबल है उसको हम लोग वहां से हटा देंगे, और उसके सामने की एलिमेंट के जो ऊपर रियल वेरिएबल x1 है वो एंटर करेगा, एंड s2 इज। इस तरह से हम लोगों ने ये चेंजेस कर दिए। यहाँ तक आई थिंक सो समझा रहेगा। अभी और भी चेंजेस करने बाकी हैं, बट आई थिंक सो ये सारे रूल समझ गए रहेंगे। ओके, चलो अब ये जो S1 S2, आपके पास 2 ही रो है, आपको सिर्फ 2 रो पे ऑपरेट करना है। फर्स्ट जो लिखा हुआ है ZJ का कोएफिशिएंट, वो थ्रू आउट हर एक क्वेश्चन में वो नंबर सेम रहेगा। मतलब अगर इसके आगे भी टेबल मुझे बनाना है तो वो नंबर -3 -2 0 0 वो फिक्स रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। जो भी चेंजेस होता है, ये जो मैं आपको ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसी 2 रो में चेंज होगा। और ये 2 रो किससे बिलोंग करते हैं? तो आपके कांस्टेंट से बिलोंग करते हैं। ये आपके कांस्टेंट के इक्वेशन है, तो इन्हीं से जो रिलेटेड कोएफिशिएंट है उन्हीं में आपको चेंजेस करना है, उन्हीं के साथ ऑपरेट करना है। ZJ में कुछ भी चेंजेस नहीं करना, और उसके अकॉर्डिंग आपको CJ और ZJ माइनस CJ वो लास्ट में कैलकुलेट करना है। दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। बट जो भी आपको ऑपरेशंस करने हैं रो के ऊपर, वो कौन सा रो है? तो कांस्टेंट वाले रो, यानी कि जो इक्वेशंस प्रोवाइडर उसके रो। तो यहाँ पे 2 रो है, इन्हीं के ऊपर आपको ऑपरेशन करना है। इसी में सिलेक्शन होगा, इसी के अंदर की एलिमेंट आएगा, जो भी आएगा ये 2 रो के साथ चलता रहेगा। तो अभी तक मैंने जो बताया है वहां तक फिक्स हुआ रहेगा। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जो नंबर सेलेक्ट हुआ है की एलिमेंट जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, वो की एलिमेंट 1 होना चाहिए। ये ऑलवेज 1 होना चाहिए, ठीक है? दैट शुड बी 1। तो अगर ये 1 नहीं है, फिलहाल तो ये 1 है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अगर गलती से ये की एलिमेंट 1 की जगह 2 लिखा रहता, तो मैं थ्रू आउट इस पूरे रो में, ये जो रो लिखा है वो रो के साथ मैं 2 से डिवाइड कर देता, क्योंकि मुझे इसको 1 बनाना ही है एट एनी हाउ। तो अगर ये 1 है तो मोस्ट वेलकम। अगर ये 1 नहीं है, कौन सी 1 की बात कर रहे हैं? जो स्टार एलिमेंट है, जो की एलिमेंट है, जो सेलेक्ट हुआ है, तो वो एलिमेंट अगर 1 है तो मोस्ट वेलकम। 1 नहीं है तो थ्रू आउट पूरे रो में उसी नंबर से डिवाइड करके उसको 1 बनाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। बट फिलहाल इस केस में उस ऑपरेशन से हम लोग बच गए, बिकॉज ऑलरेडी वो 1 है। तो ये एक बात समझ गई। उसके बाद जो की एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है उसके ऊपर जो भी रो लिखा हुआ है, या उसके नीचे जो भी रो लिखा हुआ है, बट फिलहाल तो यहाँ 2 ही रो है। जो 1 सेलेक्ट हुआ है उसके ऊपर एक ही रो पेंडिंग है, क्योंकि हमारा 2 ही इक्वेशन था। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर 3 इक्वेशन रहता, और 3 इक्वेशन में अगर सपोज दैट यहाँ पे की एलिमेंट सेलेक्ट हुआ रहता, तो इसके ऊपर वाला रो और इसके नीचे वाले रो में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो चेंजेस क्या करना है? उसको 0 बना देना। तो ये जो 1 लिखा है, जो की एलिमेंट है उसके ऊपर वाला 1, स्टार एलिमेंट के ऊपर जो 1 दिखा है, जिसको मैं अभी ओवरराइट कर रहा हूँ, इस 1 को आपको 0 बनाना है। तो ये जो रो है, उस रो का नाम है R1। दिस इज द फर्स्ट रो, दैट इज कॉल्ड एज द R, उसको हम लोग R1 नाम देंगे। और दिस इज सेकंड रो, जिसको हम लोग R2 नाम देंगे। तो मुझे 1 0 बनाना है R2 के हेल्प से, की एलिमेंट के हेल्प से। तो ऊपर का नंबर 1 है और नीचे भी 1 है, 1 - 1 कर देंगे, 0 आ जाएगा। बट ये 1 R1 वाला है और ये 1 R2 वाला है, यानी कि आपको R1 - R2 करके एक नया R1 तैयार करना है, एक नया R1 रेडी करना है, जिसमें R1 - R2 करके यहाँ पे लिखते जाए। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे नंबर बताओ फटाफट। पहला तो 0, पहले तो इसको आप एज इट इज कॉपी कर लो, स्टार वाले को। इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ऑलरेडी 1 था। तो ये एज इट इज कॉपी हो गया, 0 1 एंड 2 यहाँ तक कॉपी कर लिया हमने। अब इसके बेसिस पे ऊपर वाले को 0 करना है। तो R1 वाले नंबर में से R2 को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो 1 - 1 दैट इज 0, ठीक है? नेक्स्ट R1 का वैल्यू क्या है? मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लिखा है R1 - R2। R1 का नंबर यहाँ पे पुट करते जाओ और R2 का पुट करके इक्वल टू करते जाओ। तो अगला R1 का नंबर क्या है? 1 है, और उसका करस्पॉन्डिंग R2 नंबर क्या है? -1 है। सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, दैट्स व्हाई यहाँ 2 लिखेंगे। नेक्स्ट R1 का नंबर क्या है बोलो? अभी हम लोग थर्ड वाले कॉलम यहाँ पे पहुंच गए। ये R1 का वैल्यू 1 है, उसका करस्पॉन्डिंग R2 0 है, तो आंसर 1 आएगा।
ये हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट तो 0 और फिर -1, तो आंसर इज -1 एंड नेक्स्ट 4 - 2, तो आंसर इज 2। बोलो यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? सर रिपीट कीजिए। R1 - R2 करना है, तो R1 के नंबर आपको दिख रहे हैं 1, फर्स्ट रो इज द R1 ना, ये R1 पूरा नंबर है। अगर आप कर्सर देख रहे हो तो 1 - 1 1 0 4 दीज आर द R1 वैल्यूज, और उसके नीचे वाला R2। कर्सर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कर्सर नहीं दिख रहा है तो मैं ये फर्स्ट रो R1 तो दिख रहा है ना, मैंने जहां मार्क किया ना, दिस इज कॉल्ड एज R1। ठीक है, ये पूरा R1 के नंबर है, ये R1 है, ये R1 के रो है, राइट? अभी दिखा? हाँ दिखा। अभी R1 के अंदर से R2 माइनस करना है, नीचे R2 वाले नंबर लिखे, इनको सब्ट्रैक्ट करो। सर ये पॉजिटिव वन है कि नेगेटिव है फर्स्ट वाला? क्या हुआ? ये 1 है और नीचे भी 1 है ना, तो 1 हाँ, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, बराबर। और हमारा टारगेट ही 0 करना। और ये 1 - 1 है तो ये भी तो 0 होगा ना सर, तो ये -2 मतलब 2 कैसे आ? ये 1 है और नीचे -1 है, तो 1 0 और अरे इसको आप माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 + 1, ये माइनस को अंदर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा ना। अच्छा तो बराबर। ठीक है, तो ये इसलिए 2 हो गया। तो आई थिंक सो ये कैलकुलेशन समझ में आया, राइट? आगे प्रोसीड करें। हाँ सर। यस सर। अब हम लोग आते हैं सीजे निकालने। तो सीजे निकालने का तरीका बताया कि ये जो 0 है, ये 0 दिख रहा है S1 के बाजू में, उसे थ्रू आउट ऑफ मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो में। ये है रो 1, याद रखो ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई, R1 में मल्टीप्लाई, यानी कि 0 R1 प्लस -3 R2। ये -3 कहाँ से है? ये X1 का क्वेश्चन देखो, ये -3 लिखा है, दिख रहा है, ये -3 लिखा। ओके, तो ये -3 को R2 में मल्टीप्लाई करो और 1 by 1 ऐड करो। तो इस पहले वाले रो में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है कि पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये तो लिख दो यहाँ पे 0 0 0 0 लिख दिया। यहाँ से R1 के सब में 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नीचे वाले में -3 से मल्टीप्लाई करके बोलो, तो -3 + 3 0 -3 -6 बराबर है। ये मल्टीप्लिकेशन समझा? यस अब दोनों को आप दोनों को ऐड करो, इसका एडिशन कितना आएगा? -3, दूसरे का एडिशन करो, 0 और 3 का एडिशन कितना आएगा? 3। चलो आगे का बोलते जाओ, 0 -3 -6। तो इस बार सीजे आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब ZJ - CJ निकालो। ZJ सबसे टॉप मोस्ट वाला रो और सबसे लास्ट वाला रो, दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन, सो दैट इज 0 and that is -2 -3, this is -5 and 0 - 0 0 0 -3 is a +3, 0 - 6 is a +6। बोलो यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? यस मोस्ट नेगेटिव कौन सा है? ऑफ कोर्स दिस इज मोस्ट नेगेटिव नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे, उसके ऊपर का ये रो सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि दिस वन, राइट? फिर इसके सामने रेशियो निकालेंगे, तो 2/2 2/2 दिस इज 1, और इधर मैं लिख दूंगा नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो माइनस साइन है, राइट? माइनस है इसलिए नॉट अप्लीकेबल। अंडरस्टूड? मैंने आपको पहले ही बोला था कि माइनस साइन नहीं लेना, माइनस वाला रेशियो नहीं लेना। तो फिर यहाँ पे एक ही रेशियो मिला 1, तो फिर जब एक ही रेशियो मिला है तो उसमें मिनिमम देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो उसी को सेलेक्ट करेंगे, और फाइनली ये हो गया आपका की एलिमेंट, राइट? सो दिस इज योर की एलिमेंट, 2 इज द की एलिमेंट। यहाँ तक टेबल समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट में क्या करना है, ये 2 के सामने जो स्टैक वेरिएबल है और 2 के ऊपर जो रियल वेरिएबल है उसको हम लोग S1 को गेट आउट बोल देंगे और X2 को एंटर करा लेंगे। ये पहला काम करना है। दूसरा कि आप ZJ के सारे कोएफिशिएंट कॉपी कर लेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये -3, ये -2, 0 0 ये कभी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे S1 की जगह क्या आ जाएगा? -2x2 आ जाएगा, राइट? और इधर पहले से -3x1। बोलो यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? इस बार की एलिमेंट क्या है? इस बार की एलिमेंट क्या है बोलो?
दैट इज 2 है कि नहीं, बट ये 2 नहीं चाहिए, इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो पूरे रो को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो जिस रो में ये 2 बिलोंग कर रहा है उस रो का नाम क्या है, R1। तो R1 डिवाइड बाई 2 करेंगे। देखो मैंने नीचे यहाँ ऑपरेशन लिखा, R1 को 2 से डिवाइड करके एक नया रो लिखो। तो बोलो 2 से डिवाइड करके 0 1 1/2 -1/2 एंड 1। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है? सर Z1 के नीचे 2x2 आएगा ना, -2x2, क्योंकि हमने x2 लिया हाँ है। x2 माय मिस्टेक, x2 माय मिस्टेक, x2 है। ठीक है, वो तो x2 ही है ना, बिकॉज 2 के ऊपर x2 लिखा हुआ है, तो x2 को ही लेके आना। लिखते वक्त x1 लिख दिया। सो आई थिंक सो यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक कंफर्टेबल है आपने सबको? R1 डिवाइड बाय R2 कर दिया। अब जो की एलिमेंट है उसके नीचे का जो नंबर है, अब ये जो 2 था की एलिमेंट 2 था तो बन गया 1। अब उसके नीचे एक ही रो है -1 जिसमें लिखा है, इन दोनों इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी आपको R2 को चेंज करना है कंप्लीटली, जिसमें आपको R2 + R1 कर दो, क्योंकि आपको जो 2 एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है उसके नीचे नंबर 0 करना है। तो जो 2 अभी 1 बन चुका है, देख रहे हो आप लेटेस्ट वाले कॉलम में, यहाँ पे 1 बन गया है, और उसके नीचे जो नंबर है वो 1 -1 है, दोनों को सीधा सीधा ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 आ गया, बाकी का भी ऐड करो। आपको अगर ऐड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप काम करो, पहले R2 के सारे नंबर लिख लो। बोलो R2 के नंबर, 1 -1 0 -3 -6। ये मैंने R2 कॉपी कर लिया, ऊपर से यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब R1 कॉपी करो, लेकिन नया वाला R1 जो आपने डिवाइड करके लिखा है, सर ये वाला -6 नहीं है, 1 और 2 है। 1 और 2 है सर। क्या 1 और 2? मैं R2 को कॉपी किया। हाँ 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 हाँ, ये गलत हो गया, कुछ अलग ही मैंने लिख दिया लिखते लिखते। 1 -1 0, एक मिनट कट कर देता हूँ, ये गलत हो गया। बोलो वंस अगेन, यहाँ लिख देते हैं। बोलो 1 -1 0 1 और 2। ये आपका R1 है। अब R2 पे आते हैं, सॉरी ये R2 है, सॉरी। अब R1 लिखते हैं, लेकिन R1 पहले वाला नहीं, अभी लेटेस्ट जो डिवाइड करके लिखा है ना वो वाला R1, नीचे वाला R1। बोलो 0 1, बोलते जाओ। 1/2 1/2 -1/2 1 और 1, राइट ना? अब इसको Yes. आपको ऐड करना है, सिंपल ऐड करना है। तो 0 + 1 1 -1 1 + 0। अब बोलते जाओ, वहां जगह नहीं है तो 1 1/2 हाँ, फिर थर्ड वाला 1/2, नेक्स्ट वाला इधर से ही बोलो, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ आएगा, तो +1 Yes. एंड 2 + 1 3। ठीक है, Yes sir. ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत। चलो जरा इधर रफ और क्लीन कर दिया। सो आगे बढ़ते हैं। आगे करना क्या है आपको? सीजे निकालना है, पहले सीजे निकालना है। तो आपने टेबल को फॉरवर्ड कर लिया, सीजे निकालो। तो R1 R2 आपके सामने अवेलेबल है, ये R1 है R2। सीजे इस बार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सीजे बोलो? सीजे इक्वल टू क्या? -2 से R1 -2 R1 -3 R2। ठीक है, R1 का पहला नंबर बोलो। फर्स्ट नंबर ऑफ R1 इज व्हाट? दैट इज 0 एंड सेकंड फर्स्ट नंबर ऑफ R2 इज 1। व्हाट इज द आंसर? टेल मी द आंसर। -1 -3 ये C1 मिल गया, C2 निकालो। यस, -2। व्हाट इज द सेकंड नंबर ऑफ R1? दैट इज 1। व्हाट इज द सेकंड नंबर ऑफ R2? दैट इज 0। आंसर विल बी -2। क्लियर? नाउ C3, थर्ड एलिमेंट ऑफ CJ। यस, थर्ड एलिमेंट ऑफ R1। R1 का तीसरा एलिमेंट क्या है? 1/2 एंड उसका करस्पॉन्डिंग भी 1/2 है। सॉल्व करके देखेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो -5/2, राइट? कैलकुलेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। C4 बताओ। तो -2 करस्पॉन्डिंग -1/2 और उसका करस्पॉन्डिंग इज द 1/2। व्हाट इज आंसर? टेल मी द आंसर। हाफ कॉमन ले लेंगे,
माइनस हाफ कॉमन ले लेंगे, हाफ कॉमन ले लेंगे तो ये वैसे भी ये प्लस हो गया है, हाफ कॉमन ले लो तो +2 -3 -1/2, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से करो, अदरवाइज ऐसे बोलो। यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? कुछ यस या नो बोलेंगे आप? सर सीजे वाला कॉलम फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, अभी आपको R1 के नंबर आप बोल सकती हैं, सारे नंबर R1 के बोलो जरा। R1 का पहला नंबर बोलो। 0 1 1/2। एक मिनट, जो आप बोल रही हो वही मैंने यहाँ लिखा है, देखो वर्टिकली 0 1 1/2 बोलते जाओ। ओके, वो कैलकुलेट करना है बस। हाँ, माइनस लिखा, फिर आगे बोलो R1 का लास्ट नंबर क्या है? 1 है ना? माइ 1 है लास्ट नंबर 1। हाँ हाँ, ठीक है, अब R2 के नंबर बोलो। 1 0 1/2 1/2 और 3। देखो आपने जो बोला मैंने वर्टिकली लिखा ना यहाँ पर, यस सर। ये कहाँ से आया बता सकते हो? ये लिखने के लिए मैंने ये -2 और -3 का हेल्प लिया है, समझ गया? -2 को R1 से मल्टीप्लाई किया है और -3 को R2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से ये एक्सप्रेशन बना। इसलिए हर बार -2 यहाँ पे लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? इधर हर बार -3 लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब ये सारे नंबर कैलकुलेट करके 1 बाय 1 आंसर बताओ। इसका इक्वल टू में आया -3, इसके इक्वल टू में -2, इसके इक्वल टू में -5/2, इसके इक्वल टू में कितना आया? -1/2 आया। इसके इक्वल टू में कितना आएगा? 11 आएगा, ठीक है। चलो सीजे मिल गया, तो z से माइनस सीजे निकालो, बोलो। 0 0 z से ऊपर लिखा है, सीजे यहाँ लिखा है, दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर का डिफरेंस लेना है, 0 आता है, ये भी 0 आएगा, ये 5/2 हो जाएगा। 0 माइनस और माइनस 5/2 करोगे तो 5/2 ही आएगा, एंड 0 माइनस हाफ करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 11 करेंगे तो 11 आएगा। डाउट? सारे के सारे नंबर क्या आ गए? पॉजिटिव आ गए ना। अभी कोई मोस्ट यस रह गया, इसका मतलब दिस इज योर लास्ट टेबल, कहानी खत्म। आप हाँ बोला, एनी डाउट? सर। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिखना सीखते हैं। x2 के सामने क्या नंबर लिखे? राइट साइड में x2 के सामने राइट साइड में, ये x2 इधर x2 दिख रहा है, इसके राइट साइड में नंबर क्या है? 1 x1 के राइट साइड में क्या है? 3 यही आंसर है। z का एक्सप्रेशन क्या है? 3x1 + 2x2, यही है ना एक्सप्रेशन, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट? हाँ सर। x1 x2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बोलो x1 कितना मिला है 3 और x2 कितना मिला है? 1 आंसर कितना आएगा? ये 11 वही आएगा जो 11 यहाँ दिख रहा है। अंडरस्टूड? बोथ आर सेम आंसर, क्रॉस चेक कर लिए बताया, अदरवाइज आप ये प्रोसेस करेंगे तो फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कल भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बट ग्राफ बना के अलग अलग पॉइंट्स निकाल के सॉल्व कर रहे थे, इस बार हम लोग टेबुलर फॉर्म में सॉल्व किया। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, जिसका हमने ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म यहाँ पे रेडी कर दिया है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका फर्स्ट टेबल भी रेडी किया है। नाउ फाइंड द सीजे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम सीजे ऑलवेज 0 आएगा, राइट? यस सर। Yes. फर्स्ट टाइम सीजे ऑलवेज 0 आएगा। यहाँ पे सीजे का एक कॉलम मिसिंग है, सो हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना पड़ेगा, सॉरी एक्स्ट्रा रो ऐड करना पड़ेगा, राइट? अभी ये एक्स्ट्रा ऐड होगा कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ हुआ, थैंक गॉड।
यहाँ पे मैंने सीजे के लिए रेडी कर दिया। ओके, तो फर्स्ट टाइम सीजे ऑलवेज 0 आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड राउंड से सीजे चेंज होना शुरू, एंड फर्स्ट राउंड में ZJ वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। फर्स्ट टेबल में ये सारी चीजें फिक्स रहेंगी। देखो ZJ ऊपर, बिकॉज सीजे 0 है तो कुछ सब्ट्रैक्ट होने का सवाल ही नहीं होता। ओके, सो नाउ मोस्ट नेगेटिव इज व्हाट? दिस इज योर मोस्ट नेगेटिव, अंडरस्टूड? Yes, sir. करस्पॉन्डिंग कॉलम सेलेक्ट करो। तो दिस इज योर करस्पॉन्डिंग कॉलम, राइट? Yes. फिर इससे रेशियो निकालेंगे 18/3। व्हाट इज आंसर? 6। 4/1, and this is not applicable. Minimum is 4, not applicable, क्योंकि 0 और -1 से डिवाइड नहीं करना, ये मैंने आपको पहले बताया। तो व्हाट इज योर की एलिमेंट? यस, टेल मी योर की एलिमेंट। 1 is the key element। तो अच्छी बात है कि 1 है। अगर ये 1 नहीं रहता तो पूरे रो को डिवाइड करके 1 बनाते थे। अगर सपोज ये 1 की जगह 2 रहता था तो 2 से डिवाइड करते थे। तो ऑलरेडी 1 है तो आपको डिवाइड करने वाला ऑपरेशन नहीं करना। हालांकि मैंने फिर भी यहाँ लिख के रखा है कि आपका नॉलेज मेंटेन रहे कि आपको उसको 1 करना ही है, बट यहाँ ऑलरेडी 1 है तो नो नीड टू डिवाइड बाई 1, बिकॉज 1 से डिवाइड करके क्या फायदा। ओके, तो ये 1 है, उसको कॉपी कर लेते हैं। पहले तो ZJ थ्रू आउट कॉपी करो, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है? और उसके बाद आप R2 कॉपी करेंगे, बिकॉज R2 का एलिमेंट डिसाइड सेलेक्ट हुआ है, की एलिमेंट बनाया हो, और वो ऑलरेडी 1 है तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं 1 रहता तो पूरे रो को उस नंबर से डिवाइड करते और फिर 1 बना के, लेकिन उसको ही पहले लिखते। तो पहले R2 वाले पोजीशन को लिखना पड़ेगा, दैट इज 1, नेक्स्ट 0 0 1 0 4, राइट? यहाँ तक परफेक्ट। एंड देन इसके सामने जो स्टैक वेरिएबल था S2, उसको हम लोग वो लिव करेगा एंड उसका करस्पॉन्डिंग x1 रियल वेरिएबल एंटर हो जाएगा। सो दैट इज -3x1। रेस्ट पार्ट वैसे इट इज रहेंगे 0s1 एंड 0s2। अंडरस्टूड? आगे के स्टेप में क्या करना है? यस, टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। तो 1 जो की एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है उसकी एलिमेंट के ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को 0 करना है, यानी कि 3 1 0 ये सेलेक्ट हुआ है तो आपको इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी 0 है तो इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो बेटर ये है कि उसको भी आप कॉपी कर लो, बिकॉज हेलो सर। यस यस सर -3x1 वाला फिर से रिपीट कर दो ना। -3x1 वाला x1 ZJ के नीचे है ना, 0s1 -3x1। तो ये जो की एलिमेंट है उसके ऊपर का रियल वेरिएबल क्या है? ये है, ठीक है? और उसके सामने का वेरिएबल क्या है? 1। तो 0s1 किधर है? S2 यहाँ से लीव कर जाएगा और x1 आ जाएगा, ये कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हुआ है, ये ZJ स्विच होके एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुआ है, राइट? जस्ट सेकेंड। क्या बन रहा है? ठीक है, सो क्या? हाँ ये 100 104। यस, तो R2 के नंबर्स इज 100 104, इधर 0, ठीक है ना, और 4। चलो कैलकुलेट करो। यस, फर्स्ट नंबर इज व्हाट? 0, सेकंड नंबर 2 -1 -1 क्यों आएगा? 2 आएगा ना, 2 सर। ये 1 आएगा, -3 आएगा, 0 आएगा, 0। और इसका क्या आएगा? 6 ना, यस सर, 6। -6 नहीं सर, 6 है। 2
प्लस कुछ 6 क्या सर 2 आएगा क्या कर रहे हो? Plus 6 18 माइनस 20 इज -2 ना। -2 हाँ आएगा -2 -2 सर वो 5 नहीं है 3 है। 3 है सर। 3 है, ओके, तो फिर बराबर है। तो 18 माइनस 12 देन 6 देन करेक्ट। बोलो नंबर यहाँ लिखते हैं अभी 0 2 1, यही नंबर लिख रहा है, ये जो अभी कैलकुलेट किया है इसी को कॉपी करना है। 0 2 1 -3 वापस 0 और 6, राइट? यस सर ओके, नाउ कैलकुलेट सीजे। तो सीजे में आपको कैलकुलेट करने का ऑपरेशन क्या आएगा बोलो। तो 0R1, बिकॉज देखो यहाँ पे 0 लिखा है, राइट? ये 0 है इसके लिए। और आगे क्या लिखेंगे? -3R2। ओके, आगे क्या लिखेंगे बोलो? 0R3, क्योंकि यहाँ 0 है इसके लिए और ये -3 था, दैट्स वाई यहाँ पे -3 लिखा। सीजे का फॉर्मूला समझा? यस सर अभी R1 का पहला नंबर, तो ये R1 भी 0 हो गया और R2 3 भी 0 हो गया, बिकॉज दोनों में 0 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपको सिर्फ R3 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो R2 पे। तो R2 को -3 से मल्टीप्लाई करके नीचे नोट डाउन कर दो। -3 0 R2 से मल्टीप्लाई करा, ये R2 है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके लिख के जा रहा हूँ। तो 3 0 0 -3 0 एंड -12। इज इट क्लियर? सीजे समझा ना? सर -18 R को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ हाँ R2 सॉरी 4 बराबर R2 को 3 3 से। 12 4 3 12 R1 तो 0 हो गया ना, क्योंकि उसके सामने स्टैक वेरिएबल 0 है, और R3 भी 0 हो गया। X1 R2 0 नहीं होगा क्योंकि उसके सामने -3 X1। अब ZJ माइनस CJ करो, तो Z से सबसे टॉप मोस्ट वाला वैल्यू और सब ये सेकेंड लास्ट, तो दैट इज 0 -2 0 3 0, ये तो 0 ही है ऑलवेज, दैट इज 12। अंडरस्टूड? यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग? यस सर यस, तो मोस्ट नेगेटिव इज -2। -2 के ऊपर का जो सिलेक्शन हो जाएगा दैट इज द, ये सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। ओके, सो नाउ कंटिन्यू। तो ये वाला सेलेक्ट हो गया। अभी नंबर से आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे। यस, तो टेल मी द रेशियो। 6/2 3 3, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। तो फाइनली 2 is your key element. Understood? 2 is your key element. Any doubt? So in next टेबल में क्या क्या करना है, पहले तो ZJ आप थ्रू आउट कॉपी करो। -3 -2 0 0 0 0। ओके, फिर की एलिमेंट के सामने S1 है और उसके ऊपर X2 है, राइट? तो X2 को एंटर करा लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 X2, और ये बाकी के एज इट इज रहने वाला है 3x1 और 0 S3। अंडरस्टूड? यहाँ तक कंफर्टेबल है? उसके बाद आपको यहाँ जो की एलिमेंट है दैट इज नॉट 1, 1 नहीं है, तो दैट शुड बी डिवाइड बाई 2। थ्रू आउट 2 से डिवाइड करो ताकि वो 1 बन जाए। तो डिवाइड करके बोलो, यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, 1 डिवाइड बाई 2 is 1/2, -3/2, 0, 6/2 is nothing but 3. तो दिस इज योर न्यू R1, जिसमें आपका की एलिमेंट की जगह पे जो 2 था वो 1 बना लिया। अब उसके नीचे जो नंबर लिखे हैं 2 के सामने नीचे जो नंबर लिखे 0 और -1 जो हमने सेलेक्ट किया है, जो कॉलम सेलेक्ट किया है उस कॉलम के अंदर 0 एंड -1 इन दोनों को 0 बनाना है। बट अच्छी बात क्या है कि मिडिल वाला पहले से एडवांस में 0 है, तो उसके लिए कोई ऑपरेशन लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन R3 के लिए लिखना पड़ेगा। और R3 में -1 है और R1 में +1 है, दोनों को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 0 बन जाएगा। तो हम लोग को R3 की जगह पे R3 प्लस R1 लिखना पड़ेगा। ओके,
तो पहले तो आप जीरो वाले को कॉपी कर लो, क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जीरो वाला कॉपी कर लेता हूं मैं, एंड 0 1 0 4। फिर आपको R3 चेंज करके लिखना है। R3 में आपको R3 प्लस R1 करना है। तो आप R3 के पहले सारे नंबर यहाँ पे वर्टिकली मुझे बता दो। बोलो R3 के सारे नंबर। तो दैट इज 0 -1 0 0 1 और -6। -6। फिर प्लस 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 R1, क्योंकि अपना ऑपरेशन ये है, इसी ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। R1 के नंबर बोलो, लेकिन लेटेस्ट R1 जो नेक्स्ट टेबल में लिखा है वो वाला R1 बोलो। ठीक है, यहाँ से आपको R1 बोलना है। तो R1 इज नथिंग बट 0, फिर 1, फिर 1/2 -3/2 0 एंड 0। ठीक है, 3 1 के साथ 0 एंड 6 के साथ 3। चलो 1 by 1, पहला आंसर 0, दूसरा आंसर 0, तीसरा आंसर 1/2 दैट इज -3/2 दैट इज 1 दैट इज -3। इज इट क्लियर? तो ये है आपके R3 के नए नंबर 0 0 0 1/2 -3/2 1 -3। नाउ फाइंड CJ। तो CJ के लिए ऑपरेशन बोलो। CJ का ऑपरेशन आएगा -2R1 -3R2 3R2 प्लस 0R3। R3 0 हो गया, उसको इग्नोर करो। बाकी दोनों नंबर इधर 1/1 R1 और R2 की जगह नंबर पुट करके बताओ। पहला R1 क्या है 0, और उसका करेस्पॉन्डिंग R2 क्या है 1 है। वो दोनों इधर सब्स्टिट्यूट करो और बोलो। अभी जरा मैन्युअली करो, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने। यस, R1 का फर्स्ट नंबर 0 है और R2 का फर्स्ट नंबर 1 है, जो इसके अंदर आप पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे। होप सो आपके पास भी नोटबुक है और आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। यस, टेल मी द फाइनल आंसर। CJ। ओके, तो आप बताने के बिल्कुल मूड में नहीं हो, सो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आई थिंक सो आपके पास नोटबुक नहीं रहेगा। सो -2 R1 का नंबर तो बोलो, एटलीस्ट बोलने के लिए तो अप्लीकेबल हो ना। यस, टेल मी द वैल्यू ऑफ R1। 0। What is the value of corresponding R2? 1. 1. So what is the answer? -3. तो इसी तरीके से बाकी के कैलकुलेट करके बताओ ना, तो टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ। यस, टेल मी द नेक्स्ट कैलकुलेशन। होप सो आपके पास नोटबुक है, अब नोटबुक यूज करो। 70 स्टूडेंट्स मीटिंग में हैं, 74, और आप में से कोई भी एक सिंगल पर अगले क्वेश्चन में पूछूंगा तो बताना। ओके, सो टेल मी द नेक्स्ट R1। नेक्स्ट R1 is 1, corresponding R2 is 0, so final answer is -2. Next R1 is 1/2, and corresponding R2 is 1. Finally answer is -2. Okay, sorry, corresponding is 0 था ना, just once again, -2 and 0 है, this is 0, this is 0. Okay. So final answer is -1, right? So this is -1. Yes, sir. -3/2, R1 की जगह -3/2 और R2 की जगह 1। 1 हाँ, तो बोलो -2 -3/2 -3 1। टेल मी द आंसर। 2 2 कैंसल, तो -+6 -3, so finally hope so की 3, right? -3 है ना? Yes, sir. once again चेक करो जरा एक बार। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो दोनों 0 है, R1 भी 0 R2 भी 0 है, तो ऑफकोर्स 0 होगा। इन 3 और 4 पे कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट कैलकुलेशन, यस टेल मी। -2 into 3, okay, and -3 into 4. Tell me the answer. -36 6 - 12.
होप सो 18, राइट? अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ये लिया ना? ठीक है, ये 3 और 4 को 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया और इस नंबर से, और 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, -18 आया। ZJ -3 0 0 2 3 0 और 18. So since all value of ZJ minus CJ are positive, therefore आपको आगे no need to proceed further. So finally tell me the value of x2. x2 के राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? यस, x2 के राइट हैंड साइड वाले कॉलम में चेक करेंगे। and x1 के सामने क्या लिखा है? 4 and what is the value of s3? -3 तो आपने देखा ना कि s3 यहाँ पे नेगेटिव आ गया ऑटोमेटिकली, तो जिसको जो आना रहेगा वो आता रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अंडरस्टूड? आपको लेकिन प्लस s3 लिख के ही स्टार्ट करना। किसी स्टूडेंट ने पूछा था ना कि माइनस लिखना है या प्लस, उनके लिए रिप्लाई था, कोई बात नहीं। अब आपको x1 और x2 मिल चुका है और आपके एक्सप्रेशन में x1 और x2 दो ही इक्वेशन है, तो z का वैल्यू, z is nothing but what is the value of expression of z, that is 3x1 and 2x2. 3x1 plus 2x2 and value of x1 is nothing but 4 and this is 4 2. So finally answer is what? This is 3 na, that will be 18. तो जाहिर सी बात है ये 18 और ये 18 मैच होता है और फाइनल आंसर होता है। ओके, एनी डाउट? No sir. Okay, so first of all find the CJ. In first case CJ is always 0, and then find the ZJ minus CJ, that will be 100 minus 100 minus 0, that is minus 100 minus 50, like that. The most negative number is the minus 100. The corresponding column is 434. Now find the ratio between corresponding column and RHS. So that is 2.5, 6.2 and 1.5. 1.5 is the minimum, therefore 4 is the key element. Now replace S3 by minus 100x1, because the in front of key element that is S3 is given, and above the key element 4, that is minus 100x1 is given. So replace S3 by x1, so that's by minus 100x1 in next table. And since number of key element, this key element is not 1, therefore you should divide by 4 throughout the row, and the given row is nothing but R3, because the key element present in the row R3, that's why divide by 4 in R3 row, and after dividing, this is your answer. So that is 4 by 4 is 1, 1 by 2 is this, 1 by 2 by 2 by 4 is 1 by 2, and then 1 by 4, then 0 0 and 1 by 4 6 by 4. So पहले हम लोगों ने इसको फिलअप किया। आफ्टर दैट ये जो की एलिमेंट है 4, इसके ऊपर और नीचे जो भी नंबर है वो 0 होने चाहिए। तो 4 के नीचे कोई भी रो नहीं है, क्योंकि 4 इज ऑलरेडी थर्ड रो है, एंड R1 एंड R2 के दो नंबर जो 3 एंड 4 दिख रहे हैं उसको 0 0 करना है, यानी 4 3 को 0 करना है। और आपका भी 4 जो था की एलिमेंट, ये अब हट के बन गया है 1, क्योंकि हमने 1 से 4 से डिवाइड किया। सो होप सो कि आप लोग यहाँ तक समझ गया रहेगा। अभी हम लोग 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लिखेंगे, तो बहुत सिंपल सा है। जिस रो को 0 करना है वो कौन सा रो है, तो R1 है। R1 को चेंज करना है R1 माइनस 4 R2 R3, बिकॉज R3 के हेल्प से ही करना है, जिस की एलिमेंट वाले के हेल्प से ही करना रहता है। तो R3 1 बन चुका है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, और R1 इटसेल्फ 4 है, तो फाइनली 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो ये ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे R1 के लिए, एंड R3 के लिए क्या परफॉर्म करेंगे, once again I check, that is minus, here minus sign is given, थोड़ा करेक्शन है। एंड फॉर R2, तो R2 का नंबर क्या है, दैट इज 3, तो आपको R2 में से 3R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको R2 के नए नंबर आएंगे, जिसमें पहला नंबर 0 बन जाएगा। तो ये तो दोनों 0 होने वाले हैं, बिकॉज आपने इतना सब एफर्ट इसको 0 बनाने के लिए किया था। रेस्ट ऑफ कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पहले मैं R1 के लिए कैलकुलेट करके देखता हूँ।
और फिर R2 के लिए, तो ये R2 फिलहाल मैं कट कर देता हूँ, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, डोंट वरी। सो R1 के सारे नंबर आप बोलो, नहीं आप सीधा सीधा कर सकते हो, R1 को एज इट इज यहाँ पे है बोल दो, ऐसे चाहिए तो। R1 के नंबर क्या है 3, ये R1 के नंबर मैं लिख रहा हूँ, दैट इज 3, सॉरी नॉट 3, दैट इज 4, एंड देन 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और 10, दिस इज द नंबर ऑफ R1। नाउ R3 को लिखना है लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करके, बट लेटेस्ट R3, यहाँ पे जो R3 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, सो दैट इज 4, दैट इज 2, 1, 0, 0, 1 एंड 6, और फिर बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। इनका सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग R1 के प्लेस पे रखेंगे, ये हम लोग R1 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 4 - 4 is 0, 3 - 2 is 1, 2 - 1 is 1, 1 - 0 is 1, 0 - 0 0, 0 - 1 is -1, and 10 - 6 that is 4। होप सो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया रहेगा। एनी डाउट? Okay, go for the next calculation. I mean R2 का कैलकुलेशन करते हैं। R2 के लिए क्या ऑपरेशन लिखा है? सो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है R2 के लिए ऑपरेशन, दिस इज द ऑपरेशन फॉर R2। इसमें आपको R2 को एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो टेल मी द R2 के नंबर। सो R2 का नंबर इज, यस टेल मी, दैट इज ऊपर वाले से देखना पड़ेगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ये। यस, R2 के नंबर जरा वहां से बोल देंगे। R2 यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 3, फिर 8, 1, 0, 1, 0, 8। फिर आपको R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। यस, टेल मी द R3 का नंबर। ये R3 यहाँ लेटेस्ट वाला यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। यस, यहाँ देखो मैं टिक कर रहा हूँ, दिस इज R3। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दैट इज 3, 3/2 एंड 3/4, फिर 0, फिर 0, फिर 3/4 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज 18/4। आई थिंक सो समझा रहेगा। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो R2 के लिए आएगा। तो 3 - 0 फर्स्ट इंटू 0, 8 - 3/2। यस, टेल मी, 8 में से 3/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यस, एनीबॉडी एल्स, कोई है जो बता सकता है? 8 - 3/2, दिस वन। सो 8 में से 1.5 माइनस करेंगे, सो दैट इज 5.5, या फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 - 3, तो दैट इज 13/2, यानी कि 7.5, 6.5, राइट? बट जो आता है वही लिखो, 13/2। ओके, नेक्स्ट नंबर 1 - 3/4। Yes, can you able to tell me what is the calculation of 1 - 3/4? 1/4. Yes, tell me the proper answer. 1 - 3/4 is? Yes, anybody? Can you able to tell me what is the difference between 1 and 3/4? 1/4. 1/4. Very good. And 0 - 0 is 0. 1 - 0 is 1. 0 - 3/4, second last calculation is -3/4. 4. And tell me the last calculation, 8 - 18/4. Yes. 3/2. ये आप तो क्वेश्चन मार्क में हो यार। आर यू कंफर्म, आर यू श्योर, और आप पूछ रहे हो? श्योर है तो ही बताओ, नहीं तो आगे के सब रॉन्ग हो जाएंगे प्लीज। ओके, so now calculation is the 7/2. Okay, now find the CJ. So what is the expression for CJ? Yes, tell me expression of CJ. फर्स्ट रो को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 R1, बिकॉज यहाँ 0 दिया है। सेकेंड में भी 0 दिया है, यानी कि 0 R2, बट -100 R3, राइट? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ CJ इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टेबल। तो 0 R1 तो 0, 0 R2 0, सिर्फ 100 R3, यानी कि R3 को 100 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ बोल देंगे। तो R3 में -100 से मल्टीप्लाई करके, यस, टेल मी द आंसर्स। आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड। -100. -100. -100,
-50, -50, 25, माइनस और प्लस, -25 या +20? +20, -25, -25, next 0, 0, 0, -25, and last is what? Yes, 150, minus. -150. Okay, so now find the ZJ minus CJ. So 100 minus 100, 0, 50 minus 50, 0, 25 minus 25, sorry, 50 minus 25, that is -25, and 0, 0, that is +25, and 150. So this time the most negative number is -25. Therefore, your selected column is this one. This is your selected column, right? Now find the ratio between RHS and the selected column. So 4 divided by 1, that will be 1, and 7 by 2 divided by 1 by 4. Tell me the answer. So that is 14. And last one, tell me. 6 by 4 divided by 1 by 4. चलो एक मैं help कर देता हूँ. So which one is the minimum? 4 is the minimum. Therefore, your key element is 1. This is your key element. And for next table के लिए ये 1 होना चाहिए. Already 1 है. So no need to divide by any number with respect to this one. तो ये ऑपरेशन लिखने की जरूरत नहीं है. इसको मैं कट कर देता हूँ. बट उसके नीचे के जो नंबर्स हैं उसको आपको 0 करने होंगे. बट पहले आप ZJ के सारे नंबर एज इट इज कॉपी कर लेंगे. -100, -50 and -50, 0, 0, 0, 0 and ये कॉपी कर लेंगे एज इट इज. बट इसमें एक स्मॉल चेंजेस होगा क्योंकि की एलिमेंट 1 के सामने स्टैक वेरिएबल इज द S1 एंड उसके ऊपर का वेरिएबल इज द X3. तो S1 रिप्लेस बाय X3, so -50 X3. This part as it is, I mean 0 S2 and -100 X1. Okay, so your key element is already 1, so no need to divide by any other number. So directly you can write 0, 1, 1, 1, 0, सर -1. Yes, tell me. -25 x3 आ जाएगा ना ZJ के नीचे बिकॉज ऑफ मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इज -25. हाँ, मोस्ट नेगेटिव नंबर इज -25. तो उसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर वो कॉलम सेलेक्ट कर लिया जिसको मैंने सर्कल बनाया है. देन हाँ वही सेलेक्ट किया ना. फिर बाद में वो कॉलम जो सेलेक्ट हुआ है 1, 1/4 रेशियो ले लिया. रेशियो में से मिनिमम इज 4. देयरफॉर दिस 1 इज द की एलिमेंट जिसको मैंने बॉक्स में कर दिया है. और फिर की एलिमेंट के ऊपर का X3 S1 को रिप्लेस कर देगा. तो अगले टेबल में X3 को हमने लिख दिया और S1 को हटा दिया. और सिंस की एलिमेंट 1 है तो उसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है अलग से. तो सेम टू सेम अभी कॉपी कर रहे हैं उसको एज इट इज. और जो कि ये आपका 4 है. बट की एलिमेंट के नीचे जो नंबर है उसको 0 करना है. यानी कि ये दो नंबर यहाँ 0 होने चाहिए. तो फॉर दिस पर्पस हम लोग को यहाँ पे उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. राइट. सो परफॉर्म करते हैं. टेल मी द ऑपरेशन. तो बताओ क्या आएगा ऑपरेशन. 1/4 की जगह पे 0 लिखना है. दोनों 1/4 की जगह 0 लिखना है. 1 जो की एलिमेंट है उसके नीचे जो नंबर दिख रहा है ये 1 की एलिमेंट जिसको मैंने क्या बोलते हैं ये इसको, ये जो नंबर है ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर को 0 करना है. अंडरस्टूड. तो उसको 0 करने के लिए ऑपरेशन लिखना पड़ेगा. ओके. Just wait. Okay, so now I have to write in place of R2 because this calculation performed for R2. So latest number of R2 is nothing but 0,
25/4, 0, -1/4, then 1, -2/4, and that is 5/2. Understood? Any doubt? No, sir. Okay, so now calculate R3 by using this operation, R3 minus R1/4. तो already I have written here R1/4. Now मैं replace कर देता हूँ R3 इसी calculation में. So now tell me the value of R3. तो R3 के values क्या है? That is 1. तो यहाँ पे मैं change करके 1 कर दिया. Next 1/2. ये 1/2 कर दिया मैंने. R3 के नंबर लिख रहे हैं ना हम लोग. एंड नेक्स्ट R3 का नंबर क्या है? 1/4 ऑलरेडी लिखा है, फिर 0 और एक बार 0. ये R3 का नंबर मैं चेंज कर रहा हूँ. एंड 0 के बाद 1/4 प्लस 1/4, ये 1/4 है. एंड लास्ट वन इज द 6/4. अंडरस्टूड? सो अगेन टेल मी द कैलकुलेशन बिहाइंड दैट. एंड वॉट एवर आंसर जो आएगा वो यहाँ हम लोग डायरेक्टली कॉपी करते जाएंगे. यस, तो 1 minus 0 is 1, and this is 1/2. This is 1/2. 1/2 minus 1/4, that is 1/2. And next one is 1/4, 1/, that is 0. 0 minus 1/4 is -1/4. 0 minus 0 is 0. And 1/4 and -1/4, subtraction between them, that is 2/4. I mean 2/4. And last one, the 6/4 minus 1. So 6/4 minus 1, that is 1/4. Is it clear? Correct? That is not 1/4, that is 2/4. 2/4. So all this calculation मैंने यहाँ पे perform कर लिए. Now find the CJ. So first of all write the expression of CJ. What is CJ? Expression of CJ क्या आएगा? So that is -50 R1. ठीक है ना, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ साइड में. Yes, tell me the expression of CJ. That is -50 R1. R1 को -50 से मल्टीप्लाई करना है, 0 R2 करना है, एंड लास्ट में -100 R1. According to this calculation, tell me the first answer. R2 को consider मत करो because already 0 है. 0 into 50, 0, and this is finally the -100. But please tell me. Okay, so next student, देखते हैं लिस्ट में आते हैं. अमन का हो गया. अंकित पाटिल. Ankit Patil, are you there? Yes, sir. Yes, so tell me the next calculation for CJ. First of all, tell me the expression of CJ. -50 R1 plus 0 R2 minus 100 R3. और आगे बढ़ो. तो finally calculate किया हम लोगों ने CJ by using this expression, -50 R1 plus 0 R2 minus 100 R3. By using this expression, you have to calculate the value of CJ. So that is -100, -100, -50, -25, 0, 0, and -250. Now we have to find the ZJ minus CJ. So that is -100, -100, both are same number. Difference between them is 0. And -50 and -100, minus of -100, that will be 50. And 1 minus 50, sorry, -50 and -50. ऊपर का रो और सबसे लास्ट वाला हम लोग ZJ और CJ के बारे में सोच रहे हैं, याद रखना. So that is 0 and 0 minus 25 is the plus 25, 0, 0, and finally 250. So this is your final table because last में CJ minus ZJ minus CJ सबके सब पॉजिटिव आ गए, तो no need to calculate further. Understood? So finally this is your last table, and according to this table tell me the final answer. Yes, final answer क्या आएगा? तो काफी देर से हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो कॉर्नर में रहता है ये फाइनल आंसर रहता है, राइट. बट फिर भी मुझे x1 का वैल्यू चाहिए, तो टेल मी द वैल्यू ऑफ x3.
Yes, what is the value of x3? Okay, so this is your x3, and in front of x3 in value of RHS, that is 4. So finally x3 will be 4. Tell me the value of S2. Yes, Chaitrali, sorry, Dipti. Tell me the value of S2. 5/2, sir. 5/2, very good. And what is the value of x1? 2/4. 2/4. 4. Okay, correct. Now, how to calculate the value of x2? Because अभी भी x2 हम लोग को मिला नहीं है, and आपके एक्सप्रेशन में यहाँ पे x2 है, तो आपको x2 कैलकुलेट करने के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस बना के लिए है, these are the equations. ये 3 इक्वेशंस जो दिया है, कांस्टेंट वाले इक्वेशन, these 3 are called as constant equation. So in this equation आपको x2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और आपको कौन कौन सा वैल्यू मिला है. तो you have to you have x3 s2 है, बेसिकली आपके पास s2 का वैल्यू मिला हुआ है, तो आप s2 वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे. तो आउट ऑफ 3 इक्वेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन यूज करें जिसमें s2 इन्वॉल्व है? यस, व्हिच वन? Second one. हाँ, टेल मी. 3x1 plus 8x2 3x1 plus 8x2 plus x3 plus s2. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x1. तो x1 कितना निकाला हमने लास्ट में, चेक कर लेते हैं वंस अगेन. सो लास्ट x1 का वैल्यू यहां से नोट डाउन करो, लास्ट में कैलकुलेट किया है. यस, दैट इज 2/4, राइट. एंड x2 इज 5/2 और x3 इज 4. दिख रहा है ना आपको यहाँ सारे वैल्यूज? तो x3 का वैल्यू 4, s2 का वैल्यू 5/2 और x1 का वैल्यू 2/4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यस, x1 का वैल्यू 2/4, x2 फाइंड आउट करना है, दैट इज योर टारगेट. x3 का वैल्यू कितना था जी? 4. and s2 is 5/2. This is equal to 8. Now simplify this total equation and then you will get the value of x2. So finally आपको x2 भी मिल गया, and पहले आपने लास्ट में x1 भी निकाल लिया है, x3 भी निकाल लिया है. सिर्फ आपको x2 का रिक्वायरमेंट था, जो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे, और फिर x2 का वैल्यू मिल गया, एंड देन फिर x3 का वैल्यू यहाँ पे जो भी दिया है, x1 का वैल्यू मिल गया, x2 का वैल्यू अभी आप निकाल लोगे, और x3 का वैल्यू ऑलरेडी 4 है. तो इसके अकॉर्डिंग आप z के एक्सप्रेशन में इसमें 100x1 प्लस 50x2 प्लस 50x3 ऐसे ही कुछ दिया, आई थिंक सो. चेक कर लेते हैं. यस, करेक्ट, दिस इज द राइट एक्सप्रेशन. सो हियर x1 इज नथिंग बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1? सो दैट इज ये कितना लिखा है, दैट इज डाउन नहीं हो रहा है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1? दैट इज 2/4, and x2 we don't know, x3 is 4. So 2/4 and x2 find out करना है आपके साइड से, and x3 that is 4. So this is 25 plus don't know plus 200. Finally answer z. So ये solve करने के लिए you have to calculate the value of x2. So let's find the x2 from this equation. Yes, tell me the value of x2 from your side. I'm waiting your answer.